ये सर ये जो छोटा सा शब्द है चैट जीपीटी काफी लोगों को परेशान कर रहा है सर। हमारे रिटेलर भाई है, काफी उनको भी लगता है, जो जॉब वॉब भी करते हैं हमारे साथ में, काम धंधा भी करते हैं, एआई हमारा जॉब खा जाएगा, एआई हमारा काम खा जाएगा। कितना सही कितना गलत? देखो साहब, ऐसा है, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ ना कुछ नया आया है। 1920 का जब जमाना था तो मशीन आई, ठीक है, तो क्या मशीन ने जॉब खत्म की या प्रोडक्शन बढ़ाई? प्रोडक्शन बढ़ाई, और धीरे धीरे लोगों को समझ आ गया कि भाई इसी के साथ जीना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेटर आया था तब भी यही हुआ था, कंप्यूटर आया तब भी बवाल हुआ था। सारे ये जो बैंकर्स थे उन्होंने बोला रहे ये क्या है, बैंक कंप्यूटर आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। तब अगर 10 ब्रांच होती थी, आज 10,000 ब्रांच है, तो कल को ये 10 लाख ब्रांच भी होंगी। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा, के अनुसार जो गाना बज रहा है वो बजाना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, काफी व्यूअर्स का हमारे पास सवाल था कि शेयर बाजार इज इक्वल टू सट्टा बाजार। काफी सारे हमारे मारवाड़ी माइंडसेट भी है जो निवेश के नाम पे बोलते हैं ये तो सट्टा है, वो तो को नहीं करना अपन है। उनको लगता है आज भी कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। कितना सही कितना गलत? तो बिल्कुल सही है। अगर आप सट्टे की तरह अप्रोच करोगे तो सट्टा है, अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए अप्रोच करोगे तो आप जैसा चश्मा लगाओगे वैसा आपको दिखेगा। बिल्कुल। ये तो वो जिसको क्या कहते हैं ना, इसको ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी कि जो सुंदरता है वो तो देखने वाले के नजरिए में है। आप कैसे देख सकते हो? हाँ। आप कृष्ण को काले के रूप में देख सकते हो, हाँ। या आपको कृष्ण को भगवान के रूप से देख सकते हो। देखो, आपको ये समझना है, स्टॉक मार्केट में जो है आपको बने रहना होता है। जैसे व्यापार में कौन सा व्यापारी सक्सेसफुल होता है? जो बना रहता है। नहीं, क्या व्यापार में नुकसान नहीं होता? नहीं होता है ना सर, मैं बताता हूं। तो उस टाइम पे तो व्यापार छोड़ के कोई नहीं जाता। किसी ने 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, अभी वो हमारे ट्रम्प जी ने कुछ बोल दिया, वो जब लाल मार्केट जब लाल हो जाता है तो आदमी उस समय दिखता है यार अरे तो लाल हो गया, बेचो तो नुकसान हो गया। इस माइंडसेट से कैसे बचा जाए? देखो ही मत उधर। जो चीज अगर आपने खरीदी है और आपको समझ गया कि वो चीज अच्छी है तो ऊपर नीचे होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है भाई? आज मुझे बताओ 1960 से लेके हर्षद मेहता वाला डायलॉग याद आ गया, जो चीज नीचे आया ऊपर जाएगा। हाँ। हम लोग का पता है क्या है मेरा नियम, आपको मैं बताता हूँ। हर दोपहर 3 बजे मैं स्टॉक मार्केट ओपन करता हूँ। मेरे पास 3 बजे, जब खत्म होने से आधे घंटा पहले। अच्छा। मैं चेक करता हूँ क्या क्या गिरा है, जो मेरी लिस्ट है। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है 10 आइटम की। मैं देखता हूँ उसमें से क्या क्या गिरा है। जो सादा गिरा होता है वो खरीद लेता हूँ। मतलब अच्छा, आप सुबह मार्केट आवर में कुछ नहीं करता, टी वगैरह कुछ नहीं करता, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मेरे को क्या फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दोपहर को 3 बजे एक बार मैं देखता हूँ, मेरी लिस्ट है, जो गिरा हुआ है, जो सबसे ज्यादा गिरा है वो ज्यादा खरीदेंगे, जो कम गिरा है वो कम खरीदेंगे, पर जो गिरा है वो खरीदेंगे। और ऐसे करते करते मैं पैसा बना रहा हूँ। और हमारी जनता क्या करती है, जो गिरा होता है वो बेच देती है। तो वहाँ दिक्कत है। पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपने जो 10 स्टॉक लिया उसमें पहले आपने स्टॉक नहीं लिया, मैं स्टॉक नहीं लेता। अच्छा, मैं लेता हूँ ETF। ओके। देखो क्या होता है, आप बात समझो। स्टॉक होता है एक कंपनी। अब आपने स्टॉक लिया रिलायंस का, तो रिलायंस के रिजल्ट्स, रिलायंस की मैनेजमेंट, कुछ ऊपर मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई तो आप पूर्णतः रिलायंस पर निर्भर हो गए हो। पर अगर आप एक ETF लेते हो तो ETF में 50 कंपनी होती हैं, 100 कंपनी होती है, एक बास्केट होता है। हाँ, एक बास्केट होता है। मतलब अगर विराट कोहली आउट हो गया तो रोहित शर्मा संभाल लेगा, हार्दिक पांड्या है। बिहार वाला भी समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो बस वैसे करके समझना, कोई ना कोई तो चल ही लेगा, कोई ना कोई तो चल ही लेगा, कोई ना कोई तो रन बनाएगा, बनाई देगा। तो बस ये इस तरीके से हम निवेश करते हैं। तो संजय सर का एक हैक मिल गया हमें भैया, शेयर मार्केट में ETF लेकर के काम करना है। हाँ। एक के ऊपर दाव नहीं लगाना है कि हाँ हर बार पाकिस्तान के सामने कोहली रन बनाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो इससे ये था एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सर काफी लोगों का मिथ है, ये SIP कैसे होता है क्रिप्टो करेंसी में? सर है बहुत सारे ऐप्स अच्छा, क्रिप्टो को लेकर के काफी सारा नजरिया है। कोई बोलता है लीगल है, कोई बोलता है इलीगल है। हाँ, अभी जो काफी सारे नियम्स आ गए, शेयर ये जो हमारा ड्रीम 11 वाले भैया को ड्रीम कर दिया गया है। तो इस समय क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में सच में बैंड है या नहीं है? पहला बात तो ये। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है? अच्छा, जो पैसा हम क्रिप्टो में डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे? अच्छा, जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा? मतलब ये पूरा का पूरा संदर्भ में सर आप हमें बताइए। देखो, पहले तो क्रिप्टो करेंसी 17 साल पुराना बच्चा है, सिर्फ 17 साल, 2008-9 में आया था। हाँ, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन इनके पापा थे। हाँ, बिटकॉइन पापा जी थे, बाद में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हो गए। आज 1 करोड़ 80 लाख टोटल कॉइन्स हैं।
क्या जो बात लिस्टेड करते है। हैं हाँ, सर? 1,80,00,000। जैसे भारत की स्टॉक एक्सचेंज में 6,000 कंपनी लिस्टेड है, वैसे नहीं, क्रिप्टो वर्ल्ड में 1,80,00,000 कॉइन्स लिस्टेड है। 1,80,00,000 में आदमी ढूंढेगा किस पे, हाँ, पकड़ेगा तो किस बस इसमें यही होता है कि आपको जो है हर चीज नहीं खरीदनी, 1,80,00,000 चीजें तो खरीद ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है सर। तो टॉप 4-5 कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, उसके बाद बाइनेंस है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है, जो प्रोजेक्ट्स बहुत टाइम से चल रहे हैं, उन पे बेट करो। बस पहले तो उससे ज्यादा बेट मत करो। पहली चीज बेट मतलब उन्हीं में निवेश करो। दूसरी चीज क्या, आपने पूछा क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, मैं इसको इस तरह से जवाब दूंगा, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में इलीगल नहीं है। मतलब लीगल भी नहीं है तो इलीगल भी नहीं है। इलीगल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। सरकार उस पर टैक्स कलेक्ट करती है, FIU करके बॉडी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वो उसके लिए एक्सचेंजेस को स्टैंप करती है। तो यानी भारत सरकार, जैसे अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि बेटिंग ऐप इलीगल है, रियल मनी गेमिंग इलीगल है, ये शब्द आ चुका है, अभी रिसेंट आया कुछ दिन पहले। क्रिप्टो के लिए ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में निवेश इलीगल नहीं है। क्रिप्टो पे टैक्स भी लगता है, TDS भी लगता है, सब कुछ लगता है, 30% का टैक्स लग जाता है। ठीक है, अब निवेश कैसे करें? जब भी निवेश करें तो एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के माध्यम से निवेश करें। जैसे कोई प्लेटफॉर्म, जैसे कॉइन DCX है, कॉइन DCX को आप यूज कर सकते हो, वो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, ठीक है, तो उससे आप कर लीजिए। अब उसमें क्या होगा? अच्छा, चौथा सर कब निवेश करूं, मुझे क्या पता बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? संजय सर आप बताइए। तेरा आ गया सर। हाँ, तो सर मेरे को भी नहीं पता, मैं भी भगवान नहीं हूं, मुझे भी कुछ पता नहीं होता। तो क्या करना है, जब आपको कुछ ना पता हो तो SIP करो। SIP करो। 200 रुपए हफ्ते से आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हो। 200 रुपए हफ्ते यानी महीने का 800 रुपए। 800 रुपए, उससे भी। अच्छा, अब आप समझो महीने की 10,000 की टोटल SIP कर सकते हो। आपकी क्षमता है कि आप 10,000 की SIP कर, तो उसमें से 1,000 रुपए की क्रिप्टो में कर दो, बाकी 9,000 रुपए की फिर भी, क्योंकि वो जाए भी तो, छोड़ के जाए भी तो गम ना हो। हाँ, छोड़ के जाए भी तो गम ना हो। लोग क्या करेंगे, पूरा 10,000 उठा के क्रिप्टो में डाल देंगे, फिर रोते रहेंगे। लालच का क्या करे, फिर लालच ही खाता है। हमें डबल कर लेंगे, फिर आधा हो जाता है। अच्छा सर, अभी ये काफी सारे आपने देख रहे हैं कि भैया हमारे ट्रम्प जी थोड़े से गुस्सा हुए हैं, सरकार बहुत पता नहीं है याराना क्यों खराब हो गया इतना, इतने सारे सैंक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अभी जो निवेशक है जिसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, क्या ये सही समय है या ट्रम्प के जाने का वेट करें? देखिए, हर समय स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सही समय होता है। अच्छा, हर समय। बस अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप स्टॉक मार्केट में, अगर आपका व्यू 1 साल 2 साल का है तो आप स्टॉक मार्केट में आओ मत। आप FD में पैसा डालो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा डाल दो। ठीक है, मतलब अगर साथ देंगे तो पूरा लंबा साथ देना होगा। मिनिमम अगर आपका 5 साल का व्यू है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखो। जितने भी व्यापारी लोग हैं भाई, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप सोचते हैं कि आज डालेंगे 1.5-2 साल में, मतलब व्यापारी का ऐसा मानना है ईद का जो पैसा आ रहा है, दुर्गा पूजा में सीजन है, 4 महीना मंदा है, हम शेयर बाजार में लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब। ये वो ऐसा है कि 5 साल, आपकी बार 4 साल 5 साल का, जैसे जब तक सरकार चेंज नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट में हाथ घुसिएगा, वरना हाथ भी मत लगाइएगा, हाथ जल जाएगा। बिल्कुल, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लो। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको रिस्क थोड़ा कम होता है और आपको रिटर्न बेटर मिलता है। FD में आपको 6-7% मिलता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपको 9 से लेकर 12% तक रिटर्न मिल जाते हैं। तो आप इन सब चीजों में पैसा डाल दो, पर स्टॉक मार्केट की तरफ आंख उठा के सिर्फ तब देखना जब आप बोलो कि मैंने पैसा डाल दिया, मैं 5 साल भूल गया। 5 साल तक आप उसको हाथ नहीं लगाओगे, तब आना। हाँ, ये पहला पॉइंट है, मतलब एंट्री के पहले ये वाला पॉइंट रहता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। ये SIP का कोई गुरु मंत्र बताइए, कौन सा SIP अच्छा है, कौन सा खराब है? काफी लोग बोलते हैं कि इसमें लगाएं, उसमें लगाएं। तो SIP के लिए अगर कुछ, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, जो उसको कुछ अगर बताना चाहो तो सर, संजय सर का 5 गुरु मंत्र SIP के लिए। पहले ना SIP को समझते हैं लोग, है ना, सवाल यही पूछते जो आपने एग्जैक्टली पूछा है। वो सवाल ये पूछते हैं कि SIP क्या कहाँ करे, ठीक है, किस में डाले, क्या। आप ना पहले समझो कि SIP इंस्ट्रूमेंट नहीं है, SIP माध्यम है। हाँ, ठीक है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। हम अक्षय तृतीया पे सोना खरीदते हैं सर, हमारे घर में हर साल में जाता है, हर साल में लेते हैं। धनतेरस पे लेते हैं। तो पिछले 50 साल से 60 साल से 100 साल से ये प्रथा अगर आपके परिवार में चल रही है तो आपके परिवार में गोल्ड की SIP हो रही है। देखी में हो रही है ना, पता नहीं चला बट हो गई। नियम है, ये नियम है। अब वो उस दिन भाव क्या चल रहा है, उस दिन आप सोचते हो क्या? दादाजी को बोला, दादाजी ने उनके दादाजी को बोला कि भैया इस दिन तो भैया हर मारवाड़ी के घर में सोना आना चाहिए, चाहे आप भाव सोचते हो, उस दिन भाव सोचते हो, लेना है ना। चाहे आज 10,000 रुपए तोले का भाव है, ठीक है, सॉरी, लाख रुपए तोले का भाव है, या उस टाइम में 5,000 रुपए तोले का भाव था, आपने लिया है, लिया। तो अब आपके पास सोना इकट्ठा हो गया। कुछ आपने 5,000 पे लिया था, कुछ आपने 10,000 पे लिया, कुछ 20,000 पे लिया, कुछ 25 पे लिया, एवरेज होके शायद वो आज 40,000 के आसपास का हो गया होगा, जिसकी वैल्यू आज 1 लाख है।
बराबर है। ठीक है, तो ये 60,000 आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से आप जब एफडी में एसआईपी करते हो तो उसे रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, आरडी। आपके पास पैसा आया अकाउंट में हर महीने आपने उठा के 1,000 रुपए की एफडी कर दी। तो एसआईपी ना एक तरीका है निवेश करने का, क्योंकि लोगों की आमदनी हर महीने होती है। तो जिस तरीके से ईएमआई हर महीने जाती है, उसी तरीके से एसआईपी भी हर महीने वो लोग कर सकते हैं, ताकि अपनी आमदनी के हिसाब से अपना निवेश तय कर सकें। तो काफी लोगों को लगता है सर आज भी कि हमने एलआईसी ले लिया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, कितना सही कितना गलत। मैंने एक दुकान पे गया था दिल्ली में, बहुत पुरानी कुल्फी की दुकान है, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, कुल्फी कुल्फी होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है। बस यही जवाब है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। बस एक आम आदमी को पहले एसआईपी करना चाहिए, ना टर्म प्लान करना चाहिए, ना मेडिक्लेम करना चाहिए? सबसे पहला आम आदमी को इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड 2020 का कोविड सबको याद होगा, बहुत तकलीफ दिया था हमारे कपड़े के व्यापारी को। क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। बिल्कुल सही जवाब है। अगर उनके पास उस टाइम पे 6 महीने का उनका घर खर्चा या फिर दुकान खर्चा अगर उनके पास एक एफडी में पड़ा होता, उनको तंग होते नहीं होते। तो बस जवाब यहीं आ गया। तो पहले आता है इमरजेंसी फंड, सबसे पहले आता है। देखो आप पहले ये समझो कि जिंदगी में ना जो बहुत आगे बढ़ते हैं वो सबसे पहले रिटर्न्स पे फोकस नहीं करते, रिस्क पे फोकस करते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ गलत क्या हो सकता है। पर में छत तो रहे हमारा। हाँ, मेरे साथ गलत क्या हो सकता है? मेरे साथ 3 चीजें गलत हो सकती हैं। पहली गलत चीज ये हो सकती है कि मेरी आमदनी खत्म हो जाए, दूसरी गलत चीज हो सकती है मेरी हेल्थ को कुछ हो जाए, और तीसरी गलत चीज हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए। ये 3 ही गलत चीजें हैं जो पॉसिबल है। तो आप इसको अगर संदर्भ में समझा जाए, पहले होता है इमरजेंसी फंड, सेकंड होता है आपका मेडिक्लेम, तीसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान। बस इंश्योरेंस वगैरह तो अगर आपको ज्यादा पैसा है तो नहीं, टर्म प्लान ही बस, इंश्योरेंस इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। ये 3 चीजें अगर आपने बिल्ड कर दी तो आप इस अपने जीवन के सारे रिस्क कवर कर चुके हो। अब आप खुल के खेलो। सर आपके नज़र में अगर मैं बताना चाहूँगा, टर्म प्लान आपने ऐसा कहा, कौन सा बेस्ट होता है सर? क्योंकि हमारे पास जो सर जो व्यूअर्स है ना, वो लोग सब गांव देहात वाले लोग हैं भाई। हाँ। उनको आप जैसा बोलोगे वो वैसा कर लेंगे, वैसे देखिए मतलब आपको कुछ रिसर्च नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, टर्म प्लान सबसे पहले तो सिर्फ बड़ी कंपनीज का लेना, जैसे LIC हो गई, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज का। ठीक है, कोई छोटी मोटी कंपनी आ जाती है तो उसका मत लेना, पहली बात। दूसरी बात, कभी ये मत बोलना अगर मैं जिंदा रह गया तो। अच्छा, आप टर्म प्लान इसलिए नहीं खरीदते हो ताकि आप मर जाओ। आप टर्म प्लान इसलिए खरीदते हो कि अगर आप मर जाओ तो आपके परिवार वालों को इतना पैसा मिल जाए कि वो घर चला सके। हमारे यहाँ पे मारवाड़ी में काफी लोगों का माइंडसेट होता है ना कि वो हर साल टर्म प्लान का 10,000 रुपए देते हैं और हर साल वो अफसोस करते हैं ये तो पैसा यहीं गया, तुम्हारा आप सोचो डिनर करके आए, ये तुम्हारा पैसा लाग गया कि काम हुई नहीं। बस उसको बोलो कि डिनर करके आए, परिवार ने बोला डिनर करना है, साल डिनर करना है, बड़ा डिनर करना है, ये वो है काम करना है। देखिए आप है ना हर चीज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देख सकते। कुछ चीजें जिंदगी में रिस्क को कवर करने के लिए भी बनती है, और रिस्क ना बता के नहीं आता है। कोविड बता के नहीं आया था, पलायन करना पड़ा लोगों को, घर वापस जाना पड़ा लोगों को, इनकम लाने के लिए उनको 8-8, 10-10 महीने वेट करना पड़ा। पर अगर इसी समय में आपके पास ये इमरजेंसी फंड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। आप मेरे को बताइए, कोविड के समय हेल्थ की हालत ये थी कि जो हॉस्पिटल का कमरा 5,000 रुपए में मिलता था वो 30,000 में मिल रहा था। काफी लोगों तो मिल भी नहीं रहा था, पहले तो मिल ही नहीं रहा था, अगर मिला भी तो इतना महंगा मिला। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होती उस टाइम पे सही मात्रा में, कहीं ना कहीं इसको बाईपास करके निकल सकते थे। एटलीस्ट मैं कहता हूं अगर 1 लाख रुपए का खर्चा होता तो उसके 50,000 होता। 50,000 बहुत मायना रखता है ये चीजें। इसीलिए सबसे, जैसे आप गाड़ी में बैठते हो आकाश जी, तो सबसे पहले सीट बेल्ट पहनते हो। बस ये सीट बेल्ट है लाइफ की। एक बार करो, भूल जाओ इसको। आप अफसोस करो, रो कि मेरे पैसे जा रहे हैं, फिर भी दो, रो, चेक देते हुए रोते रहो, अरे यार मेरा पैसा 10,000 चला गया, लाख गया, 12 पैसा लाख गया, लाख दे दो, कोई चक्कर नहीं है, पर जाना है ये पैसा। अच्छा, क्या लोन लेकर के हमारे पास काफी सारे लोग आते हैं जिसके अच्छा आज प्रोडक्शन हाउस है, अच्छा माल बना रहे हैं, उनको अपने बिजनेस को ना बड़ा करना है, तो वो क्या करते हैं कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो वो लोन लेकर के एक नया कारखाना डालना चाहते हैं, फैक्ट्री डालना चाहते हैं। कितना सही कितना गलत? मेरा एक फ्रेंड है सुदीप, ओके, उसको एक दिन आया कि मैं जिम जाऊंगा, मेरे को बॉडी बनाना है। वो जिम गया, जनवरी का महीना था, हाँ जनवरी 1 ही थी तो पहुंच गया, तो सुदीप ने देखा वहां तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आए हुए हैं, सब 50 किलो का डंबल, हमें मानेंगे। तो भाई ने एक 10 किलो का डंबल उठाया और 3-4 बार करा और अगले 4 दिन वो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त। तो क्या डंबल की गलती है?
ना, नंबर तो वैसा का वैसा है। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या जो मैट्रिक्स होना चाहिए? हाँ, एक व्यापारी को अगर मान लो एक कारखाना से दूसरा कारखाना करना है, उसका क्या पीछे का मैट्रिक्स है, कितना बफर में कैश होना चाहिए, क्या सेल कितना होना चाहिए, तब ये डिसीजन ले पाए कि भैया मेरे को नया कारखाना डालना है। बहुत बढ़िया पीछे का सवाल, मैट्रिक्स बहुत बढ़िया। पहले आपका एग्जिस्टिंग कारखाना क्या प्रॉफिटेबिलिटी करता है वो चेक करो सबसे पहले। बना रहा है, बहुत पैसा बना रहा है, बहुत नहीं, मेरे को नंबर में चाहिए। ये बहुत वर्ड तो सबसे खराब वर्ड है इस दुनिया का। पूरा हमारा घर खर्चा वर्चा सब उसी से निकल तो जाता है। आप लिखो, मैं 100 रुपए का रेवेन्यू करता हूँ, 40 रुपए का माल डालता हूँ, 10 रुपए का एम्प्लॉय को तनख्वाह देता हूँ, 5 रुपए का बिजली खर्चा करता हूँ, 5 रुपया ब्याज देता हूँ, ये सब लिख के देखो। अच्छा, ये जब आपको कैलकुलेशन क्लियर होगा, फिर आप बोलते हो कि अब मेरे को अगला कारखाना डालना है। जब अगला कारखाना डालना है तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से अब आपको लोन लेना है। और अगर आपका कारखाना आज 1 यूनिट का है तो अचानक से 5 यूनिट का कारखाना मत डालो, आप 1 का 2 करो, उससे ज्यादा का मत करो। तीसरी चीज, जो कारखाना डालने को पैसा लग रहा है, अगर 100 रुपया लग रहा है तो 25 से 30 रुपया आपकी जेब से आना चाहिए। अच्छा, लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, और मैं ओपनली बताता हूं। 100 रुपए का कारखाना होगा, उसका 150 रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। बनाते हैं, और हमारे ससुराल वाले लोग हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने बहुत पोल खुल रही है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने गए थे, बोले ये क्या बना दिया, पैसा नहीं लिया था, और ज्यादा बनाओ। तो 100 रुपए का कारखाना होता है, 150 रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, जाके बैंक से 125 रुपए ले लेते हैं, या 100 रुपए तो ले ही लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपने अपना रिस्क तो डाला ही नहीं। अब क्या आप बोलो बैंक का पैसा है, अरे बैंक का पैसा देना तो तुम्हारे को है ना, या कुड़की होगी उसके बाद फिर सताए जाओगे, फिर परेशान होगे, फिर आपका सिबिल खराब होगा, फिर बीवी के नाम पे दूसरी फैक्ट्री डालोगे। आपका कहना है कब तक करोगे भाई? 100 रुपए में से 30 से 40 रुपया, 20 से 30 रुपया, 20 से 30 रुपया मेरा होना चाहिए। हाँ। बाद बाकी आप बैंक से या किसी भी माध्यम से बस। और आप ना जल्दी ग्रो करने का कोशिश मत करो। मैंने ट्रक के पीछे पढ़ा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए। हाँ, और एक पे पढ़ा था कि सारे ट्रक में ना अच्छे लाइन पीछे, वो कह रहा धीरे मीनिंग होता है, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो ये नहीं करना, मैं ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। ये वो गेम है जिसमें कछुआ जीतेगा, तो कछुए की तरह चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप मेरे को एक बात बताओ, डीमार्ट जीता कि बिग बाजार जीता? डीमार्ट। तो डीमार्ट तो बहुत धीरे चलता था, बिग बाजार तो क्या स्पीड से स्टोर खोलता था। और एक बार किशोर बियानी से पूछा गया था कि आप क्यों हारे, डीमार्ट क्यों जीता? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि डीमार्ट के पास एक लंबी लिस्ट थी ना बोलने की, कि मैं ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा, ये भी नहीं करूंगा। जीवन में आप क्या करोगे ना, ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती। पर जिस आदमी को ये क्लैरिटी मिल गई ना कि मैं जीवन में क्या नहीं करूंगा, वो भी बहुत आगे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त आया आपका, आपके पास अभी 2 लाख रुपए पड़े, 5 लाख रुपए पड़े, अरे तेरे को पता है नया सौदा आया, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया, जरा पैसा दे। नहीं समझ आता मत करो, पैसे को गले में पड़े रहने दो। काफी सारे इन्फ्लुएंसर है, जब आपने ये बताया कि क्या नहीं करना है, जैसे कि बात है अभी तो चलो हालांकि ये बेटिंग साइट्स वगैरह का बैंड हो गया, क्या संजय सर को भी काफी सारा ऑफर्स आता था कि भैया हमारी बुक को प्रमोट करो, उसको प्रमोट करो? बहुत बिल्कुल क्लैरिटी था कि इसको बिल्कुल, वी आर वेरी क्लियर हम किसको नहीं, किसके साथ काम नहीं करेंगे। देखिए, इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगता। बट मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा सर, ये आपके नाम पे आज के डेट में सोशल मीडिया में 250 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और कुछ 100-150 आपको यूट्यूब पे हैंडल्स मिल जाएंगे। संजय कथुरिया उनकी फोटो लगाई हुई है, वही वाली फोटो लगाते हैं जो इंस्टाग्राम पे लगी हुई है। बिल्कुल सेम फोटो कौशिक। ये कैसे होता है, इसको रोकने के लिए क्या? सर देखिए, अब वो ये ऐसा है कि नाम जब बड़ा हो जाता है ना, हाँ, हमारे पर पता है क्या, देखा हम लोग क्या करते हैं अभी, पहली चीज हम करते थे लोगों को अपने ही हैंडल से आगाह करते हैं। कितने को करोगे सर, हम फिर से आ जाएंगे, आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एजेंसी हायर करी है जिसका काम है ये हर महीने साफ करेंगे, हर महीने। ये ना घर की सफाई है जी, मेरे घर में कचरा पड़ा हुआ है और मेरे को हर महीने अब सफाई करनी है। अब मेरे पास उसे टेलीग्राम के नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल, टेलीग्राम में तो बहुत, वहाँ पे पता है आपके 150 अकाउंट है? 150 नहीं है, 1,500 है। अच्छा, 1,500? 1,500 सारे कोई बोलते हैं संजय, आई एम संजय कथुरिया, ये वाला ले लो। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम पे करीबन 7 जो ऑफिशियल हैंडल उस पे 7-1,000 वो फॉलोअर है, जो मेरे कॉपी वाले हैं उस पे 30,000 फॉलोअर है। क्या करते हैं सर आपकी? मेरे से ज्यादा तेज है वो मैं तो अपनी टीम को बोलता हूँ सीखो इनसे, देखो कैसे करते हैं। बट गलत काम नहीं करना ना, वो लोग टिप्स देते हैं, ट्रिक्स देते हैं, हम लोग वो सब नहीं देते, हम लोग टिप्स नहीं देते। आपके लिए रोल और गोल क्लियर है, कोई भी इलीगल चीजों को प्रमोट क्यों करना है? मेरे को भगवान उसके बिना ही ठीक ठाक दे रहा है भाई। मैंने जॉब छोड़ा, मेरा क्या क्राइटेरिया था कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। तो अगर फाइनेंशियली फ्री होने के बाद मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरे को पैसे का लालच तो बचा ही नहीं था। तो
तो अब मैं गलत काम क्यों करूंगा, अपना मतलब कर्मा क्यों खराब करूंगा, भगवान के साथ अपनी इक्वेशन क्यों खराब करूंगा मैं? बराबर बात है। जितना चाह रहे थे उतना मिल गया है। हाँ, अब अच्छा, उसके बाद जो मिल रहा है उनकी